दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। इसके पहले का भी वीडियो इसी पर बना है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो सबसे पहले आप मेरे पहले पार्ट को पढ़िए, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं कि वर्णमाला में हम लोग वर्ण के भेद को देखते हैं। वर्ण के भेद में क्या होता है कि इसके दो भेद हैं, एक होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। और फिर स्वर को 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। और देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया है ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं और प्लुत वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि ह्रस्व वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और मतलब री। ठीक है, फिर उसके बाद दीर्घ वर्ण। ठीक है, दीर्घ वर्ण दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में 2 शब्द मतलब 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जैसे दीर्घ वर्ण कौन कौन से होंगे, तो दीर्घ स्वर में आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, उसके बाद ए ओ औ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्लुत। प्लुत स्वर जो है वे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर में जैसे अगर हम लोग बात करें कि ओम का उच्चारण, ओम को जब भी हम बोलते हैं तो खींच के बोलते हैं, जिसके लिए यहाँ पे प्लुत स्वर का यूज़ होता है। ठीक है, और गाने में, रोने में, चिल्लाने में प्लुत स्वर का यूज़ होता है। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक अस्पष्ट व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो अब देखिए व्यंजन को हम लोग जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो देखिए व्यंजन जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मीन्स अगर व्यंजन वर्ण और स्वर जो है समझना है तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि स्वर के उच्चारण में, स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही वो उच्चारित हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण को देखते हैं तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिना स्वर के व्यंजन वर्ण बोला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ व्यंजन लिखे गए हैं। जैसे देखिए सबसे पहले व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, 33 होती है। और ये यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। जैसे देखिए का, खा, गा, गा, ङ, चा, छा, जा, झा, या, ऐसे करके ये 5 वर्ग हैं। और नीचे या, रा, लावा और ये बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है, अगर आपसे कोई बात करे कि ये जो है का, खा, गा, घा, ङ, इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो है ये एक वर्ग कहलाता है। देखिए वर्ग और वर्ण में अंतर होता है। तो ये जो है इसको हम लोग का वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, का वर्ग। यानी कि ये जो है आपका का, खा, गा, घा, ङ, ये का वर्ग है। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही नेक्स्ट ये का वर्ग हो गया। फिर ये चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। फिर टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। और ये पांचों वर्ग को हम लोग याद करना अगर चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, क, च, ट, त, प, कचट तप। ठीक है,
अगर आपको याद करना है तो एकदम आसान सा है, कचट तब ऐसे याद कर सकते हैं। और ये 5 वर्ग हैं और एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है यार अलावा, और फिर ये है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा। इसको देखिए बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा नहीं बोलते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। ये पहले से बोलते आए हैं सब लोग कि बड़ा सा, ये खट्टी सा, और ये बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा। लेकिन हम लोग अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृश्य देख रहे हैं तो इसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखिए वो 33 व्यंजन हम लोग देखें, फिर और भी जैसे कुछ हैं, क्योंकि देखिए टोटल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, यानी 52 वर्ण होते हैं। तो वो कैसे होते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे 52 होते हैं मिल करके। तो देखिए कुछ गौण व्यंजन होते हैं जिसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। देखिए उच्छिष्ट व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसके उच्चारण में जिह्वा जो है ये एक बार ऊपर रहती है, ऊपर से झटके में, यानी कि जब हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है ऊपर उठ करके और झटके से नीचे आती है। तो ऐसे वर्ण को या ऐसे व्यंजन को हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दो है ढ और ढा, ठीक है। और इसके जैसे इसका प्रयोग कैसे होगा, जैसे आप लोग देखे होंगे सड़ना, ठीक है, फिर पढ़ना। तो आप ज़रा इसका उच्चारण करिए, आपको पता चल जाएगा कि जीभ जो है एक बार ऊपर उठ रही है और झटके से नीचे आ रही है। जैसे आप बोलिए सड़ना, ठीक है, पढ़ना, तो आप यहाँ ढा बोलिए, ठीक है, ढा ढा, ठीक है। तो झटके से जो जीभ जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका उच्चारण करके आप खुद समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसको रटना नहीं है क्योंकि रटने से भूल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके उच्चारण को देखेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसको आप रट लोगे फिर भूल जाओगे। लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद जब आप कभी परीक्षा के समय आप बैठते हो और ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, ठीक है, और व्यंजन का उच्चारण जो है किस वर्ण का कहाँ से होता है, तो आप लोग वहाँ पे रटे हुए रहोगे तो वहाँ पे भूल सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से याद किए हो और उसको समझे हो, ठीक है, प्रैक्टिस किए हो बोल के, तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करके बोल करके आप उसको पता कर सकते हो कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जैसे आप पीछे पढ़े हो संयुक्त स्वर, वैसे ही संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में वे व्यंजन होते हैं जिसमें जिस व्यंजन में दो व्यंजन मिल करके एक व्यंजन बना होता है। अब जैसे ये कौन कौन से हैं, जैसे छ, ठीक है, ये छतरी वाला छा जो है, ये जो है का और ये शा, ठीक है, मूर्धन्य शा जो होता है इसको मिला करके छा बनता है, ठीक है। फिर ऐसे त्र है, त्र को ता और रा मिल करके ये बना होता है। और ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ये पहला वर्ण है जो का, ठीक है, ये इसके नीचे हलंत लगा होगा, और जो उसके बाद वाला जो जुड़ा हुआ है जैसे मूर्धन्य शा, ये इसमें हलंत नहीं लगा रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो ता है इसमें हलंत रहेगा और रा में हलंत नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मिल करके त्र बनता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे ज्ञा, ज्ञा जो है ये जा के नीचे हलंत रहेगा और या, तो ये बन जाएगा ज्ञा। फिर ऐसे श्र, जैसे श्रमिक आप लोग देखे होंगे श्रमिक लिखा होता है, तो श्रमिक में जो वो पहले क्या होता है बड़ा शा को वो आधा रहेगा, ठीक है, मीन्स हलंत लगा रहेगा, और फिर उसके बाद ये रा रहेगा। इन दोनों को मिला करके श्र बनता है। फिर नेक्स्ट आता है अयोगवाह। अयोगवाह जो है ये आपके दो होते हैं, एक होता है अंग, अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये ना ही स्वर है और ये ना ही व्यंजन है, और ये जो है इसीलिए इनको हम लोग अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। और ये दो होते हैं अंग और अह, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 52 वर्ण कैसे हिंदी में हिंदी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हम लोग ऊपर देखे हैं, और उसी में 2 उच्छिष्ट व्यंजन देखें और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह, ठीक है। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, ठीक है।
फिर उसके बाद अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण को देखते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए व्यंजन को दो पार्ट में डिवाइड करके, एक तो इसको उच्चारण स्थान के दृश्य और दूसरा प्रयत्न के स्थान, ठीक है, प्रयत्न स्थान और एक उच्चारण स्थान, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, पहला उच्चारण स्थान और दूसरा प्रयत्न स्थान। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर इसका कौन कौन सा वर्ण जो है कैसे बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो है वो, जैसे आपको यहाँ पे का, खा, गा, घा, ङ, ठीक है। फिर तालव्य से यानी तालु से बोले जाने वाले जो है चा, छा, जा, झा, या और या और शा, ठीक है। फिर ऐसे मूर्धन यानी मूर्धा से बोले जाने वाले टा, ठा, डा, ढा, डा और शा है, ठीक है। तो देखिए इसको आप हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बोले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फिगर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये माउथ का कुछ इंटरनल पार्ट है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको आसानी होगी उसको समझने में, ठीक है। जैसे देखिए ये है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दांत है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग दांत कहते हैं, ये दांत है। और ये जो है ये वोस्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये जो है ये वर्त्स होता है। वर्त्स हम उसे कहते हैं जो दांत और जो मसूड़ा होता है, जहाँ दांत जुड़ा होता है, ठीक है, मसूड़े से, उसी जो उबड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम वर्त्स कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कठोर तालु, क्योंकि ये टोटली क्या है, तालु है। और ये तालु को कई भाग में डिवाइड किया गया है, तो ये कठोर तालु है और ये मूर्धा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है यहाँ ये देखिए ये जिह्वा होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये क्या है, इसको जिह्वा कहते हैं। और ये यहाँ पे ये कोमल तालु है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आता है नेक्स्ट, ये आपको जिह्वा का पश्च भाग, क्योंकि ये जिह्वा होती है, जिह्वा का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको जिह्वा का पश्च भाग, और इसको कंठ बोलते हैं। और ये नासिका विवर है, ठीक है। नासिका विवर मीन्स नाक का जो रास्ता होता है, विवर मीन्स होता है होल, ठीक है। तो ये नाक का जो रास्ता है, नाक का जो होल है उसको नासिका विवर कहते हैं, ठीक है। फिर ये कौवा या सुंडिका कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमेशा किसी भी शब्द को, सॉरी वर्ण को जब हम बोलते हैं तो वो ओपन और क्लोज होता रहता है, ठीक है। तो इसको सुंडिका और कौवा कहते हैं। और ये जो है मुख विवर है, ठीक है। मुख विवर मीन्स जहाँ से माउथ का रास्ता होता है, जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो ऐसे ही नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद ये है स्वरयंत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोगों का ये स्वरयंत्र मुख है, ठीक है। ये स्वरतंत्री है और ये स्वरयंत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये आपका ये जिह्वा मूल है, ठीक है। जिह्वा मूल उसे कहते हैं जहाँ पे जिह्वा जुड़ी होती है। फिर उसके बाद ये जिह्वा का ये मध्य भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा जिह्वा का नोक, जिसको हम लोग टिप ऑफ द टंग कहते हैं। जिह्वा का अग्र भाग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं जिह्वा का नोक या टिप ऑफ द टंग। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये आपको ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये हम लोग फिगर को देख लिए हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे कौन सा वर्ण जो है वो कहाँ से बोला जाएगा। देखिए कंठ जो आप लोगों ने देखा, अभी कंठ देखा है, तो वहाँ से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो ये हैं का, खा, गा, घा, अंगा। मीन्स का वर्ग के 5 वर्ण जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये देखिए आपको तालव्य मिल रहा होगा। तालव्य यानी तालु से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो आपके ये चा वर्ग का पूरा 5 वर्ण, और उसके बाद या और बड़ा शा, ठीक है। ये आपके जो है तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसको तालव्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये इसीलिए ये जो अभी आपको मैंने बताया था कि वहाँ जो बड़ा शाह बोल रहा था, अब यहाँ पे हम लोग उसको बड़ा शाह ना बोल करके उसको तालव्य शाह बोलेंगे, ठीक है। जो बड़ा शाह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तालव्य शाह, क्योंकि वो तालु से बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य मीन्स मूर्धा से जो बोला जाता है, मीन्स जो ये जैसे तालु है इसका जो ये पार्ट होता है, ठीक है, बेस का, इसको हम लोग मूर्धा कहते हैं। तो ये मूर्धा से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे ये टा वर्ग का है पूरा 5 वर्ण, जैसे टा, ठा, डा, ढा,
हा ड़ा, और उसके बाद ये जो आपका जो खट्टी सा होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग इसमें मूर्धन्य में रखते हैं। इसलिए इसको ये जो खट्टी सा या मूर्धन्य सा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे ये देखिए मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट दंत, ठीक है, दंत वर्ण यानी दांत के मूल से बोला जाता है, ठीक है। तो जीवा जो होती है हमारी वो दांत से टच करती है, ठीक है, इसलिए इसको दंत वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से ता था दा धा, ठीक है, ये जो है दंत वर्ण। अब देखिए जब कोई बुजुर्ग हो जाता है जिसके दांत टूट जाते हैं, तो वो जो है तावर्ग के वर्ण जो होते हैं उसको बोलने में उसको कठिनाई होती है, नहीं वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का होस्ट, ठीक है। होस्ट मतलब जो होठों से बोला जाता है। जैसे देखिए आप इसको बोल के देखिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा और आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये पावर्ग का पांचों वर्ड जो है ये होस्ट से बोले जाते हैं, यानी होस्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ड्स। वर्ड्स मतलब दंत मूल, मीन्स दांत, जो अभी मैंने फिगर में दिखाया था, वर्ड्स जो दांत और जो मसूड़ा जो होता है जहाँ जुड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स यानी कि आपको यहाँ पे जो है ना, ल, र, श, ठीक है, ये जो 4 वर्ड दिख रहे हैं ये दंत मूल है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो छोटा शा है, ठीक है, जिसको हम लोग छोटा शा बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको आप लोग इसको दंत शा कह सकते हैं या वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दंत ओष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ मतलब ऐसे वर्ण जो दंत और ओष्ठ दोनों से मतलब बोले जाते हैं। जैसे देखिए निचले होष्ठ और ऊपर के दांतों से, ठीक है, जब हम इसको बोलते हैं तो ऊपर का दांत जो है निचले होस्ट से मतलब उसका टच होकर के इसको बोला जाता है। इसको आप बोल कर दे सकते हैं इसे वा फा, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो होस्ट और ये दंत जो है इसके बोलने में सहायता करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वर यंत्री। स्वर यंत्री कौन सा होता है, इसमें एक ही होता है, ये हा, ठीक है, ये स्वर यंत्री से बोला जाता है। जो आप लोग यहाँ पे देखे हैं अभी ये स्वर यंत्री, ठीक है, यहाँ से ये बोले जाने वाले वर्ण है, ठीक है। फिर देखिए अब दूसरा पार्ट आता है, पहले तो हम लोग देखें उच्चारण स्थान के आधार पे, दूसरा है प्रयत्न के आधार। प्रयत्न मतलब जो हम लोग प्रयत्न करते हैं, जो हम लोग अलग से कोई चीज़ किसी चीज़ को, जैसे अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो मतलब उसमें हम लोग प्रयत्न करते हैं उसको काम करने में, तो वैसे ही यहाँ पे जब हम कोई वर्ण बोलेंगे तो ऐसे वर्ण जिसमें हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग से बल लगाना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हम लोग प्रयत्न कहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रयत्न के आधार पे कुछ वर्ण है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ प्रयत्न के आधार पे जो है दो इसके मतलब 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो है इसका आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब देखिए आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न जो आंतरिक प्रयत्न होता है, जो अंदर से प्रयत्न लगता है उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से हैं अब देखते हैं इसको आभ्यंतर प्रयत्न में। अभ्यंतर प्रयत्न में देखो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखिए अभी मैंने बताया था कि ये इसमें 5 वर्ग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, और एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये टोटल यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है ये 5 वर्ग है, ठीक है। ये जो है ये इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मीन्स जो है जो भांत के जो विभिन्न अवयव हैं जैसे कंठ, तालु, ये सब जो है ये कहीं न कहीं इसको जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो वह कहीं न कहीं स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 5 वर्ग के जो का से लेकर के माँ तक वर्ण हैं, इन सबको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर आपको कहीं परीक्षा में पूछा गया है, अगर पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है, अगर ऑप्शन में दे दिया गया है कि का, दूसरा ऑप्शन में दे दिया या, और तीसरा ऑप्शन दे दिया शा, तो चौथा ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा लगाएंगे, इसमें से का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि का जो है वो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या देखो, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ठीक है, मीन्स गर्म, जो कि जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें जो प्राण वायु निकलती है वो गर्म निकलती है। जब हम इसको बोलते हैं तो ये जो तीनों शाह है, जो अभी देखिए हम लोगों ने इसके बारे में देखा है, ये पहला कौन सा शाह है, अब इसको हम लोग तालव्य शाह बोलेंगे, ये मूर्धन्य शाह बोलेंगे, ये वर्ष शाह बोलेंगे या दंत शाह बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हा है,
इन सब को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इसको बोलते समय गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? ये जो है ये मतलब स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं अर्धस्वर कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि अर्धस्वर जो है वो या और वाह है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्श्विक। पार्श्विक में सिर्फ क्या है? ला। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, जैसे जब जिह्वा जो होती है वो जो है क्या करती है कि तालु से जो है टच कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो प्राणवायु होती है वो उसके पीछे से निकलती है, ऐसे जो साइड से जो है प्राणवायु निकलती है, तब जाके इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। ठीक है, ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक। जब आप इसको बोलेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जिह्वा एक जगह टच हो जाती है और उसके पीछे से प्राणवायु जो है निकलती है। ठीक है, जब इसका हम ला का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग पार्श्विक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है लुंठित या प्रकंपित। ये देखिए लुंठित और प्रकंपित को समझने के लिए, प्रकंपित मीन्स होता है, प्रकंपित मतलब जैसे वाइब्रेट होना। ठीक है, जैसे जब हम इसको रा का उच्चारण करेंगे तो ये इसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए इसको जब वाइब्रेशन जब बोलते हैं तो इसके बोलते समय वाइब्रेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रकंपित बोलते हैं। और या लुंठित, लुंठित मतलब जैसे ये जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वो रोल्ड करती है, मीन्स जैसे बेलन की तरह होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। ठीक है, रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। फिर उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जो मतलब पांचों वर्ग के पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, पांचों वर्ग के पांचवा वर्ण, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये का वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, फिर चा वर्ग का पांचवा वर्ण, टा वर्ग का पांचवा, और ता वर्ग का पांचवा वर्ण, और पा वर्ग का पांचवा वर्ण। तो यहाँ पे जो है ये पांचों वर्ग के पांचवा वर्ण जो होता है ये अनुनासिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ङ, ञ, ड्र, न, म, ये जो है ये अनुनासिक। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इससे नाक से हवा निकलती है। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु होती है वो कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बाह्य प्रयत्न, जिसको बोलते समय, जिसको उच्चारण करते समय हमको बाहर से मीन्स माउथ में हम लोगों को अलग से, ठीक है, हम लोग प्रयास करना पड़ता है, यानी कि बोलना पड़ता है, जिसमें प्रयास करेंगे तो अब इसलिए इसको हम लोग बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें अघोष, सघोष। ठीक है, अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अघोष इसमें जिसमें घोष ना हो, मीन्स जिसमें वाइब्रेशन ना हो, उसको हम लोग अघोष कहेंगे। और सघोष जिसको बोलते समय मतलब वाइब्रेशन हो, ठीक है, उसको हम लोग सघोष कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको याद करना आसान है। देखिए पांचों वर्ग के जो ये पांचों वर्ग आपको दिख रहा है कचट तप जो है, ये पांचों वर्ग के जो है टोटल, ठीक है, इसको इसी में हम लोग अघोष सघोष देखेंगे। इसमें जो है जो पहला, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला वर्ण और दूसरा, ठीक है, पांचों वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है उसे हम लोग अघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है कम मेहनत लगती है, मीन्स हम कह सकते हैं इसमें जो है घर्षण नहीं होता उतना। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अघोष कहेंगे। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें घर्षण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको याद करना आसान है। देखिए सबसे पहले अघोष फिर सघोष ऐसे लिख लेंगे, अघोष और सघोष। आ से शुरू होता है, आप सबसे पहले आता है तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अघोष और फिर
सघोष लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, पहला और दूसरा ऐसे लिखते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें जो पहला और दूसरा है ये आपका क्या हो जाएगा, अघोष, और 3 4 5 जो है ये हो जाएगा सघोष। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये आपके क्या है, अघोष वर्ण है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या है, सघोष वर्ण है, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ। फिर हम लोग देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। अल्प प्राण, प्राण मीन्स वायु, हवा, और अल्प मतलब कम, जिसको बोलते समय जिसके उच्चारण में कम हवा निकले उसको हम लोग अल्प प्राण कहेंगे, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलती है उसको हम लोग महाप्राण कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा आता है। तो इसमें देखिए पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए अल्प प्राण में 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 ये जो है आपके प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, 1 फिर 3 और 5, यानी कि ऐसे अगर हम का वर्ग में देखें तो का, ग और ङ ये जो है अल्प प्राण है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग देखें चा वर्ग में तो च, ज और य ये क्या है, अल्प प्राण। ऐसे पांचों वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और फिर महाप्राण यानी जिसको बोलते समय ज़्यादा हवा निकले उसे हम महाप्राण कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा बच रहा है, देखिए अल्प प्राण में पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, तो बच कौन सा रहा है, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखना है कि ये जो है या, रा, लावा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये तालव्य, मूर्धन्य और वर्षा या दंतशा और या हा, ये किस में आते हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो या, रा, लावा इसको जब हम बोल रहे हैं तो हम कम हवा निकल रही, मीन्स इसको जब हम बोल रहे हैं तो जो हवा है प्राणवायु है वो कम निकल रही, इसलिए इसको हम लोग अल्प प्राण में रखेंगे, या, रा, लावा को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब हम लोग देखें ये तीनों शाह जो है हम लोगों का जो तालव्य शाह, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको बड़ा सा, छोटा सा और ये मूर्धन्य खट्टी शाह नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको अब बोलेंगे तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंत शाह या वर्ष या फिर वर्षा या फिर उसके बाद इसको ये हा, ठीक है। तो अब ये जो है इसको जब इसका हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसमें ज़्यादा हवा निकलती है, तो इसलिए इसको महाप्राण में रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है चार वर्ण जो है नीचे के श, श, श और हा, ये जो है महाप्राण में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे कभी वो पूछा जाता है कि जो ये यारा लावा है ये अल्प प्राण है, इनमें से बताइए कि ये सघोष और अघोष में से क्या है, कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको याद करना आसान है, ठीक है। जो यारा लावा है ये अल्प प्राण है, और उसके बाद क्या है ये ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यारा लावा ये अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। और फिर उसके बाद जो है इसमें से सबको नहीं लेंगे, ये तीनों शाह को लेंगे, ठीक है। ये महा यानी कि तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंत शाह जो है ये महाप्राण है, लेकिन ये क्या है, अघोष है, ठीक है। और फिर बचता क्या है, हा, हा ये जो बचा है ये महाप्राण है और अकेला ये क्या है, सघोष है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर को। स्वर जो है वो सभी स्वर जो है वो क्या है, सघोष है और क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। यानी सभी स्वर क्या है, सघोष है और अल्प प्राण है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आपको इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, और उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बार बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और परीक्षक समय आसानी से इसको आप बोल करके समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। अब इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इससे रिलेटेड जो है प्रश्न परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में
मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।